नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णवी लोक में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अपने जीवन के यात्रा के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने बचपन से जो अभी तक का सफर तय किया है। दोस्तों, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, सरसोत जो एमपी में आता है और मंदसौर ज़िले में कचनारा के पास। मेरे मदर फादर वहाँ के हैं। मेरे दादाजी की खेती थी और उनके 2 लड़के थे, कमलदास जी रामावत और बंसीदास जी बैरागी। तो मेरे बड़े पापा जी का नाम कमलदास जी बैरागी है और मेरे पापा का नाम बंसीदास जी बैरागी है। तो स्टार्ट में जब गांव में थोड़ा सा कंजेस्टेड लगने लग गया तो मेरे पापा ने गांव छोड़ दिया और सिलाई का काम उन्होंने स्टार्ट किया। सिलाई का काम करते हुए जैसे कि एक रीछा में उन्होंने दुकान लगाई सिलाई की। प्रतापगढ़ उन्होंने सिलाई का सीखा। उनकी शादी जैसे मेरी मम्मी है तो प्रतापगढ़ की है और मेरे नाना जी देवगढ़, प्रतापगढ़ के देवगढ़ के रहने वाले, देवगढ़ गाँव। तो जब मम्मी पापा की शादी हुई तो जीविका की समस्या हुई तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और चित्तौड़ में दुकान लगाई, रीछा में दुकान लगाई, फिर प्रतापगढ़ में सिलाई की दुकान लगाई, फिर मंदसौर में उन्होंने सिलाई की दुकान लगाई और काफ़ी मतलब संघर्ष किया उन्होंने। जैसे दुकान कहीं भी लगाते हैं तो जमने में काफ़ी टाइम लगता है, तो कई बार बहुत हालत ख़राब रही हम लोगों की। हम 2-3 भाई बहन हैं। जो मेरी सिस्टर है बड़ी, वो उज्जैन में है आज, शकुंतला बैरागी नाम है उसका, और उसके बाद मैं हूँ, महेश वैष्णव नाम है, और मेरी छोटी सिस्टर है अंजना बैरागी। मेरी मम्मी का नाम है कैलाश देवी बैरागी। तो स्टार्ट में काफ़ी संघर्ष किया। जब से सर उठाया है, होश संभाला है, तो गरीबी का ही सामना किया है। बचपन में ही सोच लिया था कि मेरी तकदीर मुझे खुद लिखनी है। तो शुरू से ही, बचपन से ही मेरी ये आदत थी कि भाई कैसे भी खर्चा, मुझे खुद को मेरा खर्चा निकालना है। तो मैं सब पहले छोटा था तो पतंगबाजी, पतंग उड़ाना करना दिन रात ये रहता था। तो पतंग का खर्चा कहाँ से आए, पतंग का जो डोर होता है वो कहाँ से आए। तो मैंने जो मांझा बनाते हैं उसको सीखा, जिसका जैसे मांझा सूतना बोलते हैं हम लोग, जो सरस कांच वगैरह डाल के और मांझा सूतते हैं। तो वो मैं जिसका भी मांझा सूतता था तो मेरी गट्टी भी साथ में फ्री हो जाती थी, तो चक्री में वो मांझा सूत के भर लेते थे। तो इससे मेरा डोर मिल जाता था मुझे। और फिर पतंग कैसे करें, पतंग लाना करना, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो था। एक एक पैसे का मोहताज ऐसी ज़िंदगी देखी। तो मैं क्या करता कि पतंग घर पे बनाता, और घर पे बना के और अपने लिए तो पतंग बनाता और पतंग सेल भी करता था, जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। मेरे माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरा खर्चा उठा सके। मेरे सारे शौक मैंने खुद ने अफोर्ड किए। कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से कैसे पैसे मिल जाएंगे ये मैं देखता था। अब कई पतंग वालों से ये होलसेल में चर्चा कर रखी थी, वे आपके पेंटिंग में मतलब आपके पतंग मैं जैसे 25 पैसे में लेके जाऊंगा, जो जनरल लोगों को 50 पैसे मिलती है, तो 25 में लेके और 50 में लड़कों को बेचता था, मेरा खर्चा निकालता था।
इसी तरह से अगर जैसे दीपावली आती तो फटाके थोड़े से लेके, और बाहर हमारे यहाँ एक फर्श लगी हुई रहती थी, हर गली के बाहर लगी हुई होती बैठने की, तो वहाँ पे फटाके फैला के वो बच्चों को बेचना और उस सब का खर्चा निकालता था। तो मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आती है किसी से अपने खर्चे के लिए मांगना। अभाव में रहना पसंद किया मैंने, पर किसी से मांगना पसंद नहीं किया। तो मेरा सबसे पहले यही रहता था कि जो भी काम मिल जाए वो करना। तो हमारे यहाँ मेला लगता था, तो मेले में चाय की दुकान खोलना, चाय की दुकान खोल के पूर्ण, जैसे 10 दिन का पशुपतिनाथ का मेला लगता था, उसमें चाय की दुकान, अपने ठेला ले लिया या प्लाट ले लिया और चाय की दुकान खोल के अपना खर्चा चलाना। और मुझे याद है कि एक बार तो मैंने चूड़ियों की दुकान भी लगाई थी। चूड़ियों की दुकान लगाना, इसके अलावा राखी की दुकान लगाई, राखी के टाइम राखी की दुकान लगाई। तो मैंने कभी काम करने में शर्म महसूस नहीं की। और उसके बाद में दूध बेचा मैंने, गली गली जाके, और दोनों बाल्टी, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो रही तो रेनकोट पहन के जाना, और ठंड में भी गर्मी में भी सुबह 6 बजे उठ के, और दोनों बाल्टी में दूध की बाल्टी भरी हुई रहती थी, और लोगों के घर घर जाके तीसरी मंजिल पे भी जाना हो तो भी 2 बाल्टी, दोनों ही बाल्टी को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि एक बाल्टी को छोड़ नहीं सकते थे। तो दूध बेचा मैंने, 3 साल तक करीब मैंने दूध बेचा। और दूध बेचने के साथ मैंने टेंट हाउस पे काम किया, जो हमारे यहाँ मंदसौर में सोनगरा टेंट हाउस है, उसमें काम किया। उसमें कई बार मेरा मुनीम का काम था, पर कई बार लेबर का काम भी करना पड़ता था। कई बार जैसे टेंट लगाने वाला नहीं आया तो थैले में डाल के, थैला लेके, और वहाँ पे जाके टेंट भी लगाया मैंने। वो भी कम से कम 1-1.5 साल किया मैंने। तो कहने का मतलब है कि मैंने संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी। फिर बाद में शादी हो गई, तो शादी के बाद मैंने पेंटिंग का काम किया। उससे पहले, पेंटिंग काम से पहले मैंने पुताई का काम किया, जैसे चूना सरस मिला के, और स्कूल है, हॉस्पिटल है, सर्किट हाउस है, इस तरह से वहाँ की पुताई का काम किया। उस टाइम में मेरे पास 10-12 लोग होते थे, और मात्र 15 रुपये सैलरी देनी पड़ती थी सबको। तो सब पूरी सरकारी बिल्डिंग का ठेका लगभग मैंने 1-1.5 साल तक ये काम किया पुताई का। और उसमें यह नहीं कि मैं जैसे ठेका लेके कारीगरों को छोड़ दिया या ऐसा नहीं, मैं खुद सबसे आगे रहता था कि नहीं। और उस टाइम वो एक लकड़ी की कुची होती थी, तो उसको आगे से झगत के और धीरे से काट के, और फिर तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल निसंजा होती थी। अभी तो बहुत सारी सुविधा है, उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। तो वो डब्बा हाथ में लेके ऊपर चढ़ के और पुताई करना, और सबसे आगे मैं रहता था। और मेरा ये था कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तुमको रिक्स लग रहा है, या बहुत ऊंची जगह है, तो मैं जाऊँगा, जहाँ जान जोखिम का काम होगा वो मैं करूँगा। तो मेरी सबसे ज़्यादा यही रहा है कि रिक्स का उठाना, पैसा कमाना, पैसा मेहनत से कमाना, ईमानदारी से कमाना। और ये करते करते मैंने पेंटिंग का काम सीखा। तो आज थोड़ा सा मैं आपको मेरे जो बड़े भाई, एक कजन ब्रदर नरेंद्र कुमार वैष्णव, और दोस्त, भाई से ज़्यादा दोस्त हैं, तो हम दोनों ने फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की। और हमारी दोस्ती ऐसी है कि
हमने छोटी बड़ी बहनों से शादी करने का फैसला किया। मतलब एक ही घर में इनके लिए देख रहे थे। फिर पहले से तय था कि हम दोनों जैसे शादी करेंगे तो एक ही घर में करेंगे, छोटी बड़ी बहनों से करेंगे, और इसके अलावा अगर बिजनेस करेंगे तो साथ करेंगे। हम ये पेंटिंग सीखने पहले उदयपुर चले गए थे, फिर मंदसौर आए। तो जब मैं पुतई का काम कर रहा था तब हमने ये पेंटिंग का मैंने साथ में चालू किया, क्योंकि विचार जहाँ मिल जाते हैं तो साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो साथ 87 पेंटिंग का साथ बता रहा हूँ, बाकी तो हम साथ बचपन से हैं। फिर 5-6 साल मेरे से बड़े हैं, पर हम क्या है, पेंटिंग में हमेशा साथ रहे हैं। तो मैं मेरे दोस्त नरेंद्र कुमार वैष्णव से व्यूअर्स आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो आइए नरेंद्र कुमार जी, आओ इधर आओ। ये नरेंद्र कुमार जी वैष्णव है, और ये हमारा संकल्प था एक ही घर में हमको शादी करनी। हमने शादी की। अच्छा, आप लोगों को ताज्जुब हो गए, हमारे 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे, इनके भी 3 बच्चे, और ये भी ताज्जुब होगा, एक लड़का है 2 लड़के हैं, और मेरे भी एक लड़का और 2 लड़के हैं। तो हमारा जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा, न उनको सुकून मिला आज तक, न मुझे सुकून मिला। आज भी संघर्ष चल रहा है, और अब जिंदगी है तब तक चलता रहेगा। ये 99 का चक्कर ही कुछ ऐसा ही होता है कि न किसी का साथ मिला, अपनी मेहनत पे ही भरोसा किया है, क्योंकि स्वाभिमान भी हमारा ऐसा है, किसी मांग के जिंदगी नहीं जीना है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि एक घर में हमने शादी की, और उसके बाद ये पेंटिंग का काम सीखने पहले चले गए थे। तो मुझे लगा कि चलो भाई साथ छूट गया। ये शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। फिर एक बार मैं क्या है, ये उदयपुर घूमने गया। इन्होंने बुलाया कि भाई, ये उदयपुर में काम करते थे, तो इन्होंने बुलाया कि, और मेरे भी उदयपुर बड़ी सिटी कभी घूमने नहीं गया था। तो मैंने कहा चलो यार, तो 10-15 दिन रहा तो मुझे अच्छा लगा पेंटिंग का काम। मैंने दोस्तों मेरा एक ये एम रहा कि बहुत सारे काम किए, 20, 25, 30, 40 तरह के, पर जहाँ पे लग गया ये काम में सक्सेस होंगे। और रही बात, फिर हम साथ में भी थे, तो हमारे एक दूसरे का साथ था, क्योंकि यूँ ज़िंदगी में अकेला होता है कि इंसान के किसी भी काम में, तो जहाँ पे विचार मिल जाते हैं या साथ होता तो फिर और मन लग जाता है। तो ऐसा लगा था कि अब हम साथ में, हमारी गाड़ी चल जाएगी, ज़िंदगी में कुछ कर लेंगे। तो जब मैं पुतई का काम करता था तो मैं रात में भाई साहब के साथ पेंटिंग सीखता था। दिन में सुबह मुझे 9 बजे प्लेटफार्म पे वहाँ जाना था जहाँ पे काम है, जैसे किसी स्कूल में, सर्किट हाउस में। मंदसौर के ऐसा कोई उस टाइम सर्किट हाउस नहीं बचा था, कोई मतलब स्कूल की दीवार नहीं बची थी, कोई अस्पताल की दीवार नहीं बची थी जो मैंने अपने हाथों से नहीं रंगी हो। क्योंकि और एक और बात बताऊँ, वो शादी हो चुकी थी मेरी, तो शादी के पहले 15 दिन तक, जब मैंने स्कूल के ने इनके ठेके नहीं लेना चालू नहीं किए थे, उससे पहले 20 दिन तक रात दिन, दीपावली के पहले की बात है, जब उसके बाद मैंने ठेके लेना चालू किया, तो रात दिन पुतई की, सुबह पुतई की, रात में दूसरा ठेका आ जाता था ऑर्डर, मना नहीं करता था मैं।
और रात में हो गए, फिर उसके बाद पता रहता है कि 2 बजे बाद, इसके बाद 3 घंटे में ये हो जाएगा, तो 5 बजे इससे 6 बजे 8 बजे इससे, इस तरह से मैंने 15-20 दिन तक रात दिन काम किया, 1-1 डेढ़ घंटे सोया हूँ। और जिस दिन दीपावली थी उस दिन मेरे चेहरे पे बहुत चूने के निशान थे, दिखाने लायक नहीं था। जैसे तैसे मैं नहा धो के और वेस्लिन लगा के पूरा थोड़ा अपने आप को सही करके फिर अपनी वाइफ से मिलने गया। तो ये तो देखो, इसका मुझे दुख नहीं है, मैंने बहुत हिम्मत से सामना किया है और अभी भी लगा डटा हूँ। हिम्मत हारना महेश फैसला का स्वभाव है। तो जब मैं पुताई करता था तो रात में आके पेंटिंग सीखता था इनसे, और कम से कम 3 महीने तक पेंटिंग सीखा हूँ मैं। अब इन्होंने कहा कि, और मुझे भी लगता था कि स्टार्ट में तो मैं कुछ खर्चा पानी ले नहीं सकता हूँ, तो कुछ सीखने के बाद ही हो सकता है। 3 महीने तक मैं रात में 2 बजे तक पेंटिंग सीखना, और 2-4 घंटे सोने के बाद में सुबह 9 बजे मेरे को अपने जहाँ पे स्पॉट है, जहाँ जगह है जो पुताई करना है, वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचकर दिन भर भले नींद भी आ रही हो तो 10-15 मिनट ऐसे झपकी ले लेते, पर वो करते रहते थे, पुताई का काम करते रहता था। और जब 3 महीने हुए तब मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं अभी कुछ खर्चा ले सकता हूँ, कुछ खर्चा उठा से अपना फैमिली का या घर का या मेरे खर्चा में मेरे को मिल सकता है, इतना काम सिखाऊं। तो इन्होंने कहा हाँ अब काम छोड़ दें। तो मैंने पुताई का काम छोड़ा। और स्टार्ट में भी इतने संघर्ष थे कि पेंटिंग बनाते थे, ये उदयपुर बेचने जाते थे। फिर कई बार इतने हमने जयपुर भी पेंटिंग बना के न बेचने गए हैं, वहाँ पे भी। अब क्या होता था कि देखो, जो डीलर है उसकी तो चांदी, जिसमें भारी पेटा है उसकी चांदी। आज अगर नहीं है तो उसके 1000, 2000, 5000 पीस भी हो जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती हम गरीब लोगों की, जो मजदूर है। आर्टिस्ट भी मजदूरी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह से काम करके और हम बेचने जाते तो वो आधी रेट लगाते थे। तो 1 साल तक लगभग 1 साल तक मंदसौर में रहे। उस पीरियड में इन्होंने एक बार तो कहा था कि बस इस काम को छोड़ दे, बोला था ना कि नहीं यार ये तो मेरा संघर्ष है, मैं कर रहा हूँ तो छोड़ दे। उसको बताओ, उसको एक बार तो ऐसा हुआ था ना। हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ, फिर बॉम्बे भी गए, जयपुर तो काफ़ी बार गए। हाँ, तो वो तो धीरे धीरे आ रहे हैं अपन। क्या अब फिर क्या है कि हम ये जो मेरे गुरुजी है, हम दोस्त थे इसलिए मैंने इनको गुरु नहीं माना। और भंवरलाल जी वैष्णव मेरे गुरु हैं, तो उनके पास ये काम करते थे पहले। तो उन्होंने उनके पास हमने दोनों सर्विस पे चले गए। जब उदयपुर शिफ्ट हुए तो उदयपुर शिफ्ट हुए तो जो हमको मेहनत करते थे वो पैसा नहीं मिलता था, और कुछ ये भी अच्छा से करते थे काम, मैं भी करता था। तो फिर हमने उनसे सिर्फ 10-15 रुपये बढ़ाने की बोला कि यार इस पेंटिंग को जब हम बना रहे हैं तो 10-15 रुपये बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मार्केट में जाओगे तो पता चलेगा नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी उन्होंने इस तरह से दिल दुखाने वाली बातें कर दी। बस फिर मैं निकल गया बाहर, मैं और ये, और हमने एक जगह ट्राई किया, पहली जगह अपनी पेंटिंग बना के पहली जगह ट्राई किया। और उसमें भी पहली जगह में ही इतना ऑर्डर, उन्होंने कहा कि ये तो बनाओ ना, इसके साथ 50 पीस का और ऑर्डर दे दिया। अलीबाबा आर्ट्स, मनोहर जी।
तो मनोहर जी ने हमको ऑर्डर दिया, घर पे भी आए और हमारे जमने भी लग गया। तो ये सब चीज़ें पेंटिंग करते करते हुई। उस टाइम इतना जो ऑर्डर मिलना चालू हुआ तो 25 कम से कम 20 से 25 कारीगर हमारे पास थे। हमने 2 कारखाने वो खोल लिए। हम पार्टनरशिप में काम किया। तो ये घर पे रहते थे, तो घर पे 5-7 जने काम करते थे। मेरे को अलीबाग आर्ट्स पे रूम दे रखा था, तो वहाँ काम मैं संभालता था, ये घर का काम संभालते थे। हम जैसे ही कुछ पेंटिंग थी, एक से हम बंद गए थे, ये समझ लो कि 6-7-8 साल तक बंद गए थे। उनके लिए काम किए। और उसमें भी जैसे मकान ठेके पे, जैसे हमारे पास वो नहीं था, हमारे क्या गिरवी का सिस्टम है, मॉर्गेज। हाँ मॉर्गेज का। तो कि जैसे कुछ पैसे दे दिए, तो हमारे पास ये स्थिति भी थी कि हम 50,000 रुपये में कोई मकान ले लें हमारे काम के लिए, क्योंकि कई जगह जाते तो काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये सारा रहता था। तो एक हमारे शंकर लाल जी भारद्वाज जी हैं, तो उनका मकान हमने देखा था, तो खिड़की थी, दरवाजा था, कुछ नहीं था। और वो उनसे बात गिरवी की हुई, तो 50,000 में हुई। तो मैंने कहा हम 25 देंगे, फिर 25 थोड़े टाइम में दे देंगे। तो फर्स्ट में हमारे से मनोहर जी जिनके लिए काम करते थे, उन्होंने 12,000 रुपये दिए। तो हम 12,000 दिए, आज कल सामान लेके पहुंच गए हम। तो हमने रहने की और काम करने की जो जगह थी वो सही नहीं थी। वहाँ जाके फिर वहाँ से हमारा थोड़ा सा काम सही हुआ। मैंने गाड़ी ली, इन्होंने स्कूटर लिया, हमारा टीवी ली, कुछ भी हमारे पास पहले नहीं था। और हम जैसे उस पीरियड में अगर पेंटिंग लेके जाते तो हमारे पास सवारी थी, साइकिल भी नहीं थी। हम साइकिल लेते किराए से, दोनों भाई साइकिल लेते। कभी कभी तो एक ही साइकिल पे हम दोनों चले जाते हैं, नहीं तो एक साइकिल ये लेते, एक मैं लेता। और अब यहाँ से अगर 12 किलोमीटर दूर है तो पैदल तो जा नहीं सकते, और बस का साधन वहाँ नहीं था, तो साइकिल ये लेते, मैं भी लेता। 1 रुपये 2 रुपये ऐसा कुछ रोज, मतलब 2-3 रुपये रोज में मिल जाती थी साइकिल उठा के। और वहाँ पे कारीगरों की ये स्थिति है पेंटिंग की कि 3 घंटे बिठा के बोलते हैं कल आना। आज जो भी काम जहाँ पे भी करता है और उसको टाइम पे पैसा मिलता तो भाग्यशाली है। भले मैं भी किसी की पेंटिंग बनाता हूँ और पेंटिंग बना के मैं दे रहा हूँ और मुझे तुरंत पैसा मिला तो भाग्यशाली है। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं कि पैसे अटका के रखते हैं, नहीं ये बाद में देंगे, अकाउंट में जमा कर देंगे। कई पैसे मेरे आज भी होता है। तो उस टाइम की स्थिति तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। अगर गए हम साइकिल लेके, ऐसा हमने, आप लोगों को भी और विश्वास नहीं होगा, 15-15 दिन तक चक्कर काटे पेंटिंग के लिए। 15 दिन चक्कर काटने के बाद भी कई बार पैसे पूरे नहीं मिलते। और अगर चलो कोई पैसे देता जो 10,000 की चीज़ है, तो 6,000 में फाइनल कर रहा हूँ, कॉल कैश दूँगा, ठीक है। सोच विचार के घर चलाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, तो 6 में भी वो 4 दे के 2 कर लेना, यार अभी है ही नहीं, उसको दे दिया। तो ये सारा संघर्ष हमने किया है। और उसके बाद मन में विचार आया कि कुछ अपना कुछ करते हैं, कुछ ऐसा जो एक तो क्या कि वहाँ कारीगर महंगे थे, और आज कारीगर बनाओ दूसरा कोई ले जाएगा। तो यही सोच के हमने मंदसौर में पेंटिंग की आर्ट गैलरी खोलना का फैसला किया है। वो आर्ट गैलरी थी वैष्णव आर्ट गैलरी के नाम से। वैष्णव आर्ट गैलरी मतलब मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के बाद में एक मात्र स्थान था, दूसरा स्थान था देखने लायक। ये मेरे शब्द नहीं, कलेक्टर खुद बोलते थे। उस टाइम मनोज श्रीवास्तव कलेक्टर थे, और उद्घाटन किया था उस टाइम गृह राज्य मंत्री या उद्योग मंत्री थे कैलाश जी चावला, उन्होंने उद्घाटन किया। और कलेक्टर जो थे वो, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन मिला हमको, काफ़ी आशीर्वाद मिला, कहाँ काफ़ी रास्ता मिला उनका। और उस टाइम दोस्तों ऐसा हुआ कि वहाँ पे हमने गवर्नमेंट के हिसाब से भी क्लासें ली,
गवर्नमेंट बच्चे के हिसाब से, या कोई हमारे स्टूडेंट उस टाइम भी आते थे, सीखते थे। और प्रॉब्लम यही थी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारे लिए बहुत वो दिक्कत वाली थी। पैसे की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारा वो चरमरा गया। और इस तरह से हमारे जो सेठ जी थे, मनोहर जी, सिंधी भाई है वो, तो उन्होंने देखा कि यार ये अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, तो उस टाइम है ना हमको तोड़ के रख दिया उन्होंने। जहाँ पे हमारे ये था कि हम पेंटिंग वो उनको बना के देंगे, तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। हमारे कारीगर सारे रख लिए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे यहाँ का बैलेंस बिगड़ गया। आप पेंटिंग बनाए दे किसको? और फैमिली हमारे साथ कम से कम 8-10 लगी हुई। मेरी फैमिली, भाई साहब की फैमिली, इनके छोटे 2 भाई उनकी है, काम करने वालों की फैमिली। तो उसके बाद वो भी बंद होकर वापस उदयपुर गए और फिर वही संघर्ष चला। उस टाइम पेंटिंग जयपुर जा के पेंटिंग आधी रेट में दी। कई लोग जो महंगी पेंटिंग सस्ती रेंज में ली, वो क्योंकि देखो हालात के हिसाब से संघर्ष करना पड़ता है और हर आदमी फ़ायदा उठाता है। तो हर बड़ी मछली छोटी मछली खा रही है। तो यही है कि आप भी कुछ बताओ, क्या रहा ज़िंदगी का अपना? जिंदगी तो साथ में चल रही थी, तो बताना क्या है। पेंटिंग का तो सारा हिसाब किताब ऐसे ही है। कभी एग्जीबिशन वगैरह करना, सभी को साथ में चालू किया। हाँ, एग्जीबिशन भी तो की थी अपन ने। तो अब हमारे भाई देखो काम धंधे ही खराब हो गए। लोग में सस्ती में लेने लग गए पेंटिंग बनावे। अब जैसे कि जो 500 में बेचते थे तो 200 रुपये में देगा क्या, और 200 में भी उधार कर लेते। कुछ नया रास्ता ढूंढने के हिसाब से ही ये काम चालू किया कि चलो एग्जीबिशन करते हैं, कहीं नए व्यूअर्स बनेंगे, नए बायर्स मिलेंगे। हाँ, डायरेक्ट कस्टमर से अपनी डीलिंग, नया बिजनेस चलाएंगे, अपना कोई एम्पायर चालू करेंगे। तो उस हिसाब से एग्जीबिशन चालू करी। तो बीच में आप गोवा भी तो गए थे? हाँ, गोवा गए, नासिक गए। गोवा में क्या इलाहाबाद गए। गोवा की स्टोरी बहुत ही दर्दनाक है, इनकी भी और मेरी। थोड़े भी ऊपर गोवा के नहीं, जो एक वो गए थे ना टाइल्स के ऊपर काम किए। हाँ, एक सेरेमिक टाइल्स पे आती है। तो एक पार्टी मिली थी, तो उन्होंने कहा कि भी एक नया काम है। हालांकि अभी हिंदुस्तान में उसको हैंडमेड टाइल्स नहीं, हैंडमेड टाइल्स हम ही ने बनाई थी और हमारे पास में है। बाकी भी हैंडमेड नहीं मिलती। मशीनों से तो आजकल पेंटिंग भी बनने लगी है, लेकिन हैंडमेड हाथ से बनी हुई आज भी हमारे पास में है और हम बना सकते हैं। लेकिन उसका चलन नहीं है, काफ़ी महंगी पड़ती है। हाँ, वो ऐसा बाहर से मिलना चाहिए तो बनावे। कॉस्टली भी पड़ती है। तो वो अब एक टाइल के ऊपर बनाना भी बहुत मुश्किल है। उसका कलर चलाना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मोटा कलर आता है, वो तो साथ से चल नहीं पाती। लेकिन हमने प्रयास किया, सीखा। प्रयास किया, सफल प्रयास किया, पर अब वो सामने वाले ने नहीं अफोर्ड कर सका और टाइम पे पेमेंट नहीं देना या ऑर्डर नहीं देना, तो उस कंडीशन में क्या करें? उसी कंडीशन में फिर वापस उसको बंद किया, वो चला नहीं आया। 2-3 महीने वहाँ रुक के भी काम किया, लेकिन नहीं चल पाया। तो फिर वापस 1 से गिनती वापस किया। तो मतलब संघर्ष का अंत नहीं, अगर हम बताने गए तो दिन भर ही हो जाए भाई, इतना मतलब संघर्ष है। तो अब जैसे आप देखो कि लादेन ने अमेरिका के ऊपर हमला किया, अमेरिका वर्ल्ड टावर की बिल्डिंग पे, ठीक है। उसके बाद अगले साल उसी टाइम इराक युद्ध था, उससे पहले फिर फुटबॉल मैच था। तो ये इस तरह से करते करते बिल्कुल ही धंधा बंद हो गया था। अब हमारा धंधा फॉरेन स्पेस पे, अंग्रेज आएंगे तो होगा। अब क्या करें? फिर हमने एग्जीबिशन लाइन अपनाई कि एग्जीबिशन, जैसे मैं कहीं गया, ये कहीं गए, कई जगह एग्जीबिशन की और कई फ्रॉड के शिकार भी हुए। मुझे एक नेशनल अवार्डेड है, मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप मुखर्जी। तो उन्होंने कहा कि आपको अमेरिका का चयन हो गया है और जय जेटली का लेटर मेरे को दिया। उसके बाद में जब अमेरिका का कितने पैसे ऐड लिए और फिर झूठे साबित हुए। और उन्हीं के चक्कर में हम दोनों गोवा में थे, मेरे फादर वगैरह सब थे। तो गोवा से जब आए
गोवा से जब वो लोग आ रहे थे, तो जो गोवा की मैं बता रहा हूँ कि गोवा में एग्जीबिशन थी हमारी, और इस प्रणब मुखर्जी के चक्कर में अब मैं पहले एग्जीबिशन से पहले घर आ गया, उदयपुर आ गया था। तो उदयपुर आया तो जब एग्जीबिशन ख़त्म हुई और मेरे पापा और ये लोग आए, तो सबसे पहले तो सारा सामान में एक पेटी कम थी। मैंने कहा यार पापा पेटी कहाँ है? तो वो एकदम थोड़ा से उदास टाइप हो गए और बोले मैं बताता हूँ, बैठ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि महेश तू बैठ 2 मिनट बताता हूँ। उनका हुआ क्या कि पेटी उतार ली है कहीं पे। तो गोवा से जब आए तो पापा ने इस तरह से बात की, आंखों में आंसू। तो मुझे लगा यार ऐसा हो के गया है। तो उनको लग रहा था महेश को बहुत सदमा होगा, पर मुझे लगा तो है धक्का। पर मैंने सोचा कि अगर मैं निराश हुआ या कोई इस तरह से कोई बात हुई तो मेरे पापा ज़्यादा सदमे में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं पापा, देखेंगे। उसी टाइम साइकिल उठाई और प्रेस में जितने प्रेस वाला एक दोस्त था उसने मैटर बनाया। रात को 10 बजे ये लोग आए और 11 बजे तक तो मैंने सब मैटर बनवा के सब अखबार में दे दिया, 11:30 बजे तक। तो सभी अखबारों में आर्टिस्ट का सामान चोरी हो गया। और स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि जब ये इराक युद्ध ने ये सब हुए थे ना, ये वर्ल्ड ट्रैवल का हुआ, तो हमारा दिनचर्या जीना ही मुश्किल हो गया था कि कैसे हम हमारा खर्चा चलाएं। और जो एग्जीबिशन लगे तो सामान लोगों का ले जा के किया, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं बचे थे। किराए 9 महीने का चढ़ चुका था, खाने तक के पड़े थे, तो हम सामान तो परचेस कर नहीं सकते थे। तो सामान लिया दूसरे का, एग्जीबिशन लगाई। इस बीच प्रणब मुखर्जी अलग खा रहा था, हमको क्या पता कि वो बेवकूफ़ बना रहा है। तो यार अमेरिका जाएंगे $100 हेल्प मिलेंगे, मतलब पर डे, ऐसा कुछ बताया उसने। मैं कहा अच्छी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो यही सोच के और उसके चक्कर में आ गए। इधर उसके चक्कर में आने के बाद में ये चोरियाँ लग हो गई। अब ये देखो कि जो भी आए सुबह कम से कम 5-7 जनों का सामान था, सब पैसे दो सबके सामने अखबार रख दी। ये अखबार है, आप देख लो, आपको हमारा चोरी हो चुका है और ये अखबार में न्यूज़ है। तो सामने वाला कुछ नहीं बोले। तो हमने शर्त एक ही रखी थी कि जो आपने प्रॉफिट जोड़ा वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि इसका मतलब हमको पूरा पैसा दे सके। जो प्रॉफिट सही थे, जो 500 की चीज़ 250 की चीज़ आपने 500 जोड़े, 250 माइनस कर दो। सबसे बात की, सब मान गए। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा मतलब शौकीन था कि न तो हमारे पास पैसे थे, माल लिया वो भी चला गया। तो संघर्ष का कोई अंत ही नहीं हो रहा था। जो बेचा पैसा वो भी चला। हाँ, और जो बेचा था ना, किस्मत की बात है, विश्वास नहीं करोगे, जो बेचा था तो पेटे में रखा था पैसे सही चले गए। तो उस टाइम क्या स्थिति रही होगी। और ये आदमी ही जानता है, वो औरत तो खैर जानती, पर इन सब चीज़ों को आदमी जानता है कि अगर कोई एग्जीबिशन हम लगाएंगे और वो पैसा भी चला जाए तो उनको पहले तो घर में देना है, फिर उनको देना है, और वो भी चला जाए तो बहुत स्थिति ख़राब होती है कि और उसको निपटना। आदमी को आज जैसे जी रहा, पर वो आगे का सोचता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या 1 महीने बाद किराया देना क्या होगा, उस फलाने आदमी से उधार लिए उसको वापस देना क्या होगा। तो ये स्थिति। तो तुम्हारे भी तो सामान एक बार पैसा चोरी हो गया था, कहाँ पे हुआ था? ये मैं गया था इलाहाबाद एग्जीबिशन में। अच्छा। इलाहाबाद के एग्जीबिशन ख़त्म करके हम लौट रहे थे,
मैंने सोचा कि यार चलो आगरा है तो अपन घूम लेते हैं ताजमहल वगैरह। हाँ हाँ। तो आगरा में जेब कटी या वहीं कटी या कहाँ कटी पूरे बस में कहीं पता नहीं चला मेरे को। अच्छा, तो बाकी- जेब कहाँ रखा था, ऊपर वाली जेब में या अंदर? अपने अंदर वाली जो 4 रुपये की पॉकेट होती है उसके अंदर रखा हुआ था। अच्छा। कैश पेमेंट पूरा था, हम्म, करीब करीब 25,000 के लगभग। हम्म, उस समय के 25,000 तो आज के कम से कम लाख 100 लाख रुपये होते हैं। हाँ उस टाइम और वो भी सभी का था, अपना तो पर्सनल कलेक्शन तो है ही नहीं। वही कंडीशन थी जैसे इनकी रही, वैसी कंडीशन मेरी भी हो गई थी। लेकिन फिर वहाँ ऊपर वाले का साथ, ये तो कर क्या सकते हो। यही सोच एक जो आदमी मेहनत करता है ना, अगर वो शाम को उसको उस मतलब महीने भर काम किया ना, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, गरीब आदमी क्या कर सकेगा। और चोट गरीब आदमी के साथ ही होती है। पैसे वाले का तो हॉबी गई तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, चलो यार लाख रुपए की होगी ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है देख लें। और जिस पर लाख रुपए हो वो भी उधार का हो तो फिर क्या हो। तो उसको मैनेज करना बहुत भारी हो जाता है। और उस टाइम क्या हुआ कि ये सन 2001 की बात है चोरी की मेरे, और सन 2000 में दिसंबर में मुझे मेरे गुरुदेव से मुलाकात हुई थी, बजरंगदास जी महाराज, जो इनका 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया है, जो 11 मुखी कवच दिया है उनने, जो किसी के पास नहीं है दुनिया में, या तो उनके पास है, उनने जिसको दिया उनके पास, और उनको हनुमान जी ने साक्षात दिया है। खुद हनुमान जी ने 11 मुखी कवच दिया, नहीं तो दुनिया में कहीं नहीं है, भले सर्वे करा लो, पता कर लो। तो किसी को वैसे इस बात यही बात कह रहा हूँ, उस वीडियो में बोला मैंने 11 मुखी हनुमान कवच चाहिए, तो गुरुदेव की कृपा से अगर आपको चाहिए तो जिसको भी चाहिए मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। जो पाठ करना चाहता है वो हनुमान जी 11 मुखी हनुमान जी में जिनकी निष्ठा है वो मेरे से मांग सकता है। तो ये तो हो गई है गुरुदेव वाली बात। तो दिसंबर में मैंने गुरुदेव से मुलाकात की, और ये हुआ मेरा जनवरी में, मतलब जनवरी एंड या ऐसा कुछ था। तो उस टाइम की बात है। अब जैसे गुरुजी से मुलाकात हुई तो इतना गुरु की कृपा रही कि ऐसा लगा कि यार जैसे ये चोरी का पता चला तो मन में लगा कि नहीं, ये तो उनकी परीक्षा है, परीक्षा में खरा उतरना है। कई लोग होते हैं कि भगवान को मानते हैं, वो चलो नहीं नास्तिक बन जाते हैं, अरे भगवान गुरुदेव माना ना, चोरी होगी अब क्या करा। और उस परिस्थिति में जो कि रोज़ खाने के फोड़े थे, खाने का नहीं था, खर्चे का नहीं था, किराए का नहीं था, घर के सामान के पैसे नहीं थे, नमक तेल लाने के पैसे नहीं थे, उस कंडीशन में ये काम हुआ चोरी का। उस टाइम में ही सोचा गुरुदेव की परीक्षा है, उस परीक्षा को ही मान के चले और एक लक्ष्य से मेहनत की। 6 महीने में ऐसे दिल्ली से ऑर्डर आया, 70-80 हज़ार रुपये का ऑर्डर आया, और मार्बल के ऊपर काम था, मार्बल पे गणेश जी बनाने का। तो वो हमने किया, तो उसमें कम से कम जो भी लागत वगैरह लगी करीब 30-40 हज़ार वो मेरे कवर हुए, बाकी 1-8 लाख का नुकसान हुआ था जो चोरी में हुआ। और गुरु ने ही ये सारा उस स्थिति को हमको हाथ पकड़ के निकाला। अब उस टाइम की विडम्बना देखो कि मेरे जैसे 5% से पैसा कोई देने के लिए तैयार नहीं, रकम हो तो। अब रकम भी नहीं, रकम ही बेच के हमने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब रकम भी नहीं, अगर और ज़रूरत हो तो 5% जिससे लिया कि हम 2 महीने में दे देंगे, तो हर महीने उसका ब्याज तो निकाल करना ही करना व्यवस्था। अब 2 महीने बाद वो आगे इतने बदमाश लोग होते हैं ये लोग, ब्याज लेने वाले सूद को, कि 2 महीने बाद बोलते हैं कि लो पैसे तो अभी तो नहीं है, ब्याज तो दे रहे। अरे ब्याज दे रहे तो क्या हो गया, 10% वाला खड़ा है हमारे पास, तो मतलब उनका या तो 10% दो या फिर पैसे दो। तो नीचता की भी हद होती है, ऐसा हुआ है। और ये जो इससे पहले जो मैंने बताया कि वैष्णो आर्ट गैलरी खोली, तो हमारे रोज़ अखबारों में कुछ ना कोई आर्टिकल आते थे। उस टाइम हमने नेशनल अवार्ड के लिए भी फॉर्म भरा था, पेंडिंग सबमिट की थी, पर किस्मत से 1 दिन पहले उसका टाइम ख़त्म हो गया था, तो सबमिट नहीं हो पाई। बाकी
आए दिन अखबार में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमको बुला के ले जाना, जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके साथ उसकी मंडली में हमको ले जाना करना, ऐसा होने लग गया था। पर अब ये सब हो रहा था पर पैसे नहीं थे, इसलिए हमने वहाँ से उदयपुर शिफ्ट हो गए। अब ये सब जैसे एग्जीबिशन चालू कर दी, एग्जीबिशन चोट हो गई, उसके बाद में मैंने भी एग्जीबिशन लगाई, इन्होंने भी लगाई। अब एग्जीबिशन लगाई तो जब मैंने दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई तो यहाँ पे स्टूडेंट बोले हमको पेंटिंग सीखना है। तो मैंने सोचा कि एक ने बोला, दो ने बोला, ऐसे 8-10 जनों ने बोल दिया। 15 दिन की दिल्ली हाट जो एग्जीबिशन लगती है उसमें मैंने कहा यार क्यों नहीं इसको कैरियर ही बना ले, मैं इसको कैरियर बना के और यही शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हालतें तो खराब थी। तो फिर मैंने जो एक स्टूडेंट है महक, उसका नंबर लिया और 2001 की बात है ये, जो चोरी वगैरह हुई उसके बाद की, मैंने उसका नंबर लेके और घर चला गया। फिर प्रगति मैदान एग्जीबिशन में आए और वहाँ से अच्छा एक चीज़ इस पर करूँ कि यहाँ पे जो बाद में भी एग्जीबिशन लगी ना, तो मैंने जयपुर वाले आर्टिस्टों का सामान लेके बेचा। इसमें कैलाश जी चागिड़ है और रमेश जी है, उनका सामान जो मार्बल के ऊपर ज्वेलरी होती है वो मैंने देखी यहीं पे थी उदयपुर। हम लोगों ने देखी नहीं ज्वेलरी है या ऐसा कोई काम होता है, हम तो मिनीचर आर्टिस्ट है और आइवरी के ऊपर बारीक मिनीचर काम करने वाले हैं। तो उन लोगों को माल लेके बेचा। और महक जो स्टूडेंट थी NRI कॉलोनी में, तो मैं यहाँ पर यूसुफ सराय से बस पकड़ के और NRI कॉलोनी 2-3 जगह बस पकड़नी पड़ती थी। सुबह जाता और दिन में 1-2 बजे तक आता। तो एक वहाँ पे क्लास ली मैंने एक स्टूडेंट की, 5 पेंटिंग सीखी उनको मार्बल की, और मार्बल की 5 सीखे। वहाँ से मेरे को 4 और नंबर मिले और 4 जनों का ये भी मिले। पर एक चीज़ और मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ कि जब मैं एग्जीबिशन लगाता था तो 4-4 आइटम अकेले तोड़ के उठा के और अपने इधर से उधर लाना ले जाना करता था। 2 अटैची और 1-2 बैग, जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 अटैची, ऐसे 4 आइटम। तो कुछ साथी भाई एक ही जगह हम दोनों नहीं लग सकते थे, तो एक इस तरह से करना पड़ता था। और इस दिल्ली में फिर मैं दिल्ली अकेला ही आया। इस दिल्ली में 25-33 किलोमीटर में पैदल चला हूँ, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, इस सब में। क्योंकि अगर मैं ऑटो करता हूँ तो घर पैसे क्या भेजूँगा। 1,500 रुपये का स्टूडेंट मिला था, उस पर भी इतनी बार आने जाने में 700-800 तो वैसे खर्च हो गए। तो मार्बल भी लानी पड़ती, गोल्ड भी लगाना पड़ता, और फिर आना जाना भी है। और 1,500 का एक कमरा ले रखा था ग्रीन पार्क में, छोटा सा, जिसमें पलंग रख सकते थे, एक आदमी सो सकता, बहुत मुश्किल से साइड से निकल सकता था। तो उस टाइम 1 से 4 मिले। और जो उस टाइम की बात है कि वो हर जगह बस नहीं मिलती। अब यहाँ से हमको अगर जाना हो अशोक विहार, तो सबसे पहले तो मेडिकल तक पैदल जाओ, अशोक विहार उतर जाओ, फिर 10 रुपये 15 रुपये वो लेता था साइकिल रिक्शा वाला, तो वो बचाने के लिए 5 किलोमीटर अंदर जाओ, फिर 5 किलोमीटर पैदल आओ। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा नहीं थे तो हम टाइम की वैल्यू थी नहीं, मतलब टाइम चाहे जितना खर्च कर सकते थे। वहाँ से पैदल आना, पैदल जाना चालू किया, पैसा बचे इसलिए। और यहाँ इसी दिल्ली में साल में 5-5 महीने मैंने उपवास भी रहा हूँ। क्योंकि बना, एक तो पहली बात तो मेरे हनुमान जी इष्ट है, तो मैं कोशिश करता था कि भाई कम से कम बाहर का कम खाएं। तो बहुत कम खाने के कारण जिस बाहर का, मैं सोचता चलो यार केले, आज केले ले लेंगे, पपीता ले लिया, जो भी, मतलब 31 दिन का संकल्प लेता था। फिर 8-10 दिन खाने के बाद फिर 31 दिन का संकल्प लेता था। जैसे 5 महीने, एक साल तो मैंने पूरा गिना कि 5 महीने तक मैं उपवास रहा हूँ। तो जो थोड़ी मेहनत, थोड़ी गुरुदेव की कृपा, थोड़ा हमारे साथ तो थोड़ा जमना स्टार्ट हुआ। 2007 से तब तक तो यही चला संघर्ष।
तो 2007 से थोड़ा सा, मतलब 2007 से पहले 4 में मैंने यहाँ पर ये गौतम नगर में मकान किराए से ले लिया था 6,500 रुपये महीने में। यहाँ आने के बाद थोड़ा सही होना चालू हुआ ना, 2007 तक थोड़ा ठीक हुआ। और उसके बाद जो मेरी गुड़िया है जो मयूरी, उसकी शादी हुई। शादी घाटोल में हुई थी, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और 2012 में मेरी लड़की की शादी हुई। मेरी लड़की की फिर अभी 19 में हुई ना, 19 में शादी हुई। पायल बेचता हूँ, बड़े लड़के का नाम हितेश बेचता हूँ, और उससे छोटी का है मयूरी बेचता हूँ। पर मयूरी की पहले शादी हुई थी। और ये अपने रौनक बड़ा है क्या, निकिता तो सबसे बड़ी लड़की है, निकिता वैष्णव नाम है। और उससे भी छोटी फिर लड़की है नूपुर वैष्णव, और फिर है लड़का जो रौनक वैष्णव। अच्छा। हाँ, तो इनकी दोस्तों इनकी फैमिली उदयपुर में ही है, और ये मेरे साथ है। और जब भी मतलब महीने 1.5 महीने में आना जाना हो जाता है। और मेरा यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा मैं आपको फोटोग्राफ के जरिए सबसे मिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों 2007 से थोड़ा काम स्टार्ट हो गया, थोड़ा चलना लग गया था। और कारीगर भी हमने रखना चालू कर रहे, जैसे यहाँ के यूपी के हैं 2-3-4 जने, उनको नए सिखाए, क्योंकि उदयपुर से तो आना पॉसिबल नहीं थे। तो नए ही हम काम सिखाएं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो ये ज्वेलरी पेंटिंग है मार्बल की, ये मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो हम लोगों ने मतलब उसको सीखा। पहले जैसे एम्बोज कैसे करते हैं, ये साउथ वाला गोल्ड कैसे होता है तंजौर पेंटिंग का, क्योंकि हम तो मिनीचर काम करते थे। तो हमने एक नई चीज़ बनाई कि मिनीचर प्लस तंजौर। तो तंजौर में क्या होता है कि मोटे मोटे फिगर होते हैं, बारीक काम नहीं होता है, और बहुत मतलब बड़ा ही काम होता है। तो हमने हमारी स्टाइल में थोड़ा तंजौर का गोल्ड इस्तेमाल किया और तंजौर स्टाइल का काम शुरुआत की। तो उससे एक अलग काम हुआ, लोग बाग हमको पसंद करने लग गए, काम मिलने लग गया और ऑर्डर चालू हो गए। अच्छा, इस बीच भाई साहब का जर्मन का टूर हो गया, सेलेक्ट हो गए जर्मन के टूर में। कौन सा पार्क था, कहाँ पर गए थे जर्मन में आपने? ये जर्मनी में है हनोवर, हनोवर जू पार्क है हनोवर। वहाँ पे एक इंडियन कल्चर के हिसाब से होटल बनी थी। तो उसमें जू भी था, होटल का कॉन्सेप्ट भी था, और अलास्का का कॉन्सेप्ट भी था। पूरा एक मतलब ऑल इंडिया का उसने वो कर रखा था, श्रीलंका पाकिस्तान सभी जगह का। तो अपना इंडिया का भी एक था, तो उसमें आर्ट का काम था। तो वहीं रह के करीब 5 महीने तक वहीं रहे, बर्फ में काम करना पड़ता था। तो किया, और वहाँ पे वो तैयार किया था। अच्छा जी, तो वहाँ क्या बनाया था? बहुत सारी पेंटिंगें थी, वॉल पेंटिंग दीवार पे, जैसे कुतुब मीनार भी था, चित्तौड़ का किला भी था, कोई राजस्थानी कल्चर दिखाया, पूरा इंडिया का उसमें दिखाना था। तो वो बनाया था। तो उनके कोई फोटोग्राफ वगैरह है आपके पास कलेक्शन में? फोटोग्राफ तो कैमरा था, वो कैमरा ख़राब होने की वजह से वो निकाल नहीं पाए। बाकी कैमरे में तो जो लेके गया है उससे तो फोटोग्राफ ले ही सकते हो ना? हाँ, फोटोग्राफ तो ले सकते हैं, अवेलेबल तो करा सकते हैं। कभी होगा तो आपको ज़रूर करवा। हाँ दोस्तों, भाई साहब के जो जर्मनी के फोटोग्राफ है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो इसका मैं ज़रूर बनूंगा कि जर्मनी में क्या क्या काम हुआ। और हम लोग देश विदेश में जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बस पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि काम हमारा कल्चर बढ़ना चाहिए। और राजस्थानी कल्चर हो, इंडियन का आर्ट लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे आर्ट कैसी है। तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है। जैसे भाई साहब जर्मनी जाके आए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस हमारा आने जाने का और उचित खर्चा मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, हम लोग उसके बाद में 2007 के बाद में ये जर्मनी जाके आए। बाकी हमने काम स्टार्ट होना बढ़ना चालू हो गया, इसमें भी काफ़ी अप डाउन चलते रहे। फिर प्लेन हम पेंटिंग बनाते थे तंजौर में, जैसे साउथ वाली स्टाइल की हो गई, और हमारी स्टाइल में जैसे तंजौर का गोल्ड लगा के एक नई चीज़ बनाते थे हम लोग। फिर बाद में क्या हुआ कि 3D पेंटिंग का
एक दुकान में मैंने देखी कि उठी हुई पेंटिंग की, ये क्या है यार। तो ये पता चला, काफ़ी खोजबीन की, उधर दुकानदार ने बताया कहाँ से बनती क्या है। तो ये राजस्थान में MDF की प्लाई से उठा के जो मॉडल बनता है, उसके बाद में उसको स्टार्ट में 1-2 पीस हमने लेके और बनाया उसको। तो उससे क्या है कि एक अलग ही जंप मिला बिजनेस में, और वो उसके ऑर्डर चलने लगे। और इधर जैसे जो भी होता, इनके भी बच्चों की शादियाँ हुई, मेरे भी बच्चों की शादियाँ हुई। तो 2008 में शादी थी, 12 में शादी थी, 19 में शादी थी। और इस बीच फिर 2012 में मैंने अपने मम्मी पापा के लिए एक मकान लिया, जो भगवान ने मुझे इसलिए निमित्त बनाया, क्योंकि आज जो भी कुछ है हम हमारे बड़े के आशीर्वाद से हैं। तो उनके लिए मकान के गुरुदेव ने व्यवस्था करवाई। अब क्या होता है कि अब जैसे हमारा पेंटिंग का काम है, पहले तो हम करते थे गड़े मुर्दों का काम, कि जैसे राजा महाराजा हो गए, उनकी शादी की बारात हो गई, और युद्ध का सीन हो गया। तो जैसे अभी उदयपुर पैलेस में पेंटिंगें लगी हुई है, जयपुर पैलेस में पेंटिंग लगी हुई है, मैसूर पैलेस में पेंटिंग लगी हुई है। तो इन सब की कॉपी करते थे, और इनमें कोई ना अपना कुछ ऐड करके अगर रिक्वायरमेंट होती वो करते थे। अब क्या हुआ कि जब दिल्ली में आए तो भगवान की पेंटिंग बनाते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान की पेंटिंग वही बना सकता है जो उसके ऊपर भगवान की कृपा हो, वरना नहीं बना सकता। कितना बढ़िया आर्टिस्ट हो और भगवान की कृपा नहीं है तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता पेंटिंग, और हाथ लगा दी तो कभी बिकेगी भी नहीं। ये मेरा खुद का अनुभव है कि भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, कि बिना गुरु कृपा भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो गुरु जी ने ये ऐसा आशीर्वाद दिया है कि भगवान की पेंटिंगें हम बनाना चालू किया। और आज दिल्ली में लगभग 2022 है, 2022 है। तो आज के टाइम में लोग जानने लगे कि रंजीत तंजोर आर्ट के नाम से आर्ट गैलरी खोली है हमने। अब रंजीत तंजोर आर्ट के नाम से आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से सर्च कर लो, हमारा हर जगह टॉप पे आ रहा है। सिर्फ ग्लोबल में कुछ कीवर्ड पे टॉप पे आ रहा है, बाकी दिल्ली NCR में और भारत में तो काफ़ी आगे गुरुदेव की कृपा से नाम है। और ये सब ये इसका एंड नहीं है। अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। मेरे मन में अभी लगता है कुछ मैंने किया ही नहीं है। बहुत इस काम को आगे बढ़ाना है, और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इस निमित्त बनाया है, तो क्यों नहीं हम अपनी पेंटिंग के द्वारा भगवान का प्रचार प्रसार करें। ये बिजनेस नहीं है, ये मंदिर है। हमारा जो घर है वो मंदिर है, क्योंकि एक तो बिजनेस होता है ना बनाते से देना, और उस आस्था से नहीं। हम तो आस्था से बनाते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान के भजन चलते रहते हैं, भगवान के कीर्तन चलते रहते हैं, और पेंटिंग बनती है। और दोस्तों, मेरे को सब जने बोलते हैं मंदिर चलो दर्शन करने, तो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि यार भगवान को सजाने का काम भगवान ने दे रखा है, और वो इनको छोड़ के, इनके सजाने का काम छोड़ के मैं मंदिर नहीं आ सकता। ये ज़िंदगी तो अर्पित कर दी है, हम दोनों भाइयों ने ये ज़िंदगी अर्पित कर दी है भगवान की पेंटिंग बनाने के लिए। तो ऐसा मौका ही कहाँ मिलता है, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है कि भगवान को ज़िंदगी भर से आप दिन रात, सुबह देखो, शाम को देखो, रात को देखो। और अभी भी संघर्ष चल रहा है कि भाई सुबह उठते से नहा धो काम पे बैठते हैं, दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया नहीं किया, आधा पौन घंटे 1 घंटे, फिर वापस 9 बजे तक काम करते हैं, फिर उठ के 10 बजे से वापस काम करते हैं, तो 1 बजे तक फिर काम करते हैं। अब ये रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है कि दिल्ली जैसी सिटी में खर्चा कैसे करें, खर्चा कैसे उठाएं। अगर ये सोच लें चलो 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के लिए छुट्टी रख के ना कहीं घूमे आए, तो जो ऑर्डर जो कंटिन्यू चलते रहते हैं उनको टाइम टेबल होता है फिक्स कि इतने दिन बाद इसको देना है, कल देना, परसों देना, परसों देना, 10 दिन बाद देना है। और अगर उनको नहीं देते तो फिर बिजनेस पूरा बहुत 6 महीने पीछे चल जाता है, अगर 1 महीने बंद रहे तो इसी में हम लगे हुए हैं। और कुछ मेरा वर्कशॉप का आपको दिखाऊँ अभी कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरे पेंटिंग के जो वीडियो है
आप रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव में देख सकते हैं। और ये मैंने अपने पर्सनल व्यू, पर्सनल जीवन के बारे में और क्या क्या मतलब राजनीतिक हिसाब से जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वो रंजीत तंजोर आर्ट वाला में नहीं डाल सकता था, नहीं अपलोड कर सकता था। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि एक अलग ही मेरा चैनल बनाता हूँ। तो आर्टिस्ट महेश वैष्णव वी लोग करके ये जो चैनल है, तो इसमें पूरा अपना जीवन का मैंने बताया है और हमारी दोस्ती के बारे में बताया, हमारे संघर्ष के बारे में बताया है। अब कुछ मैं अभी हमारे वर्कशॉप में क्या क्या काम चल रहा है ये देखो। वो पेंटिंग है तो वैसे वीडियो मैं रंजीत तंजोर आर्ट में डालता हूँ, पर अब मेरे जीवन और हमारे जीवन के बारे में है और हम क्या करते हैं तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना वर्कशॉप ही बताता हूँ आपको। ये मेरा वर्कशॉप है, इस तरह से पेंटिंग चल रही है। बिहारी जी की पेंटिंग है। तिरुपति बालाजी, ये पोर्ट्रेट, किसी का पोर्ट्रेट बन रहा है। इसको फोटो मोबाइल निकल देव में इसमें भी है। इसको मैं दिखाता हूँ। ये इन दोनों का पोर्ट्रेट बन रहा है। अब आजकल ये ट्रेंड ज़्यादा है कि कुछ ज्वेलरी पहना दी है, कुछ नग वगैरह लगेंगे, एम्बोज हो गया। ये सिंपल फ़ोटो इनका, इसको पूरा अभी अनकम्प्लीट है, चल रहा है। और ये वर्कशॉप यहाँ बैठ के मैं वीडियो बना रहा था। अब ये जैसे MDF की प्लाई का मॉडल बनता है सबसे पहले, ये सालासर जी बन रहे हैं। तो सालासर जी बनते हैं, उसके बाद में ये एम्बोज होता है। और कुछ ये एक और सालासर जी है। पेंटिंग ये मोर बन रहा है। ये भारत के मशहूर डॉक्टर एक पेंटिंग सीखने आए थे, तो उन्हीं की पेंटिंग है। और उनने एक अपना बहुत बड़ा एक लोगों को जागरूक करने के लिए एक संस्था बनी है, रंग दे नीला करके, वो लॉन्च होने वाली, तो उसके लिए फर्स्ट पेंटिंग बनी थी और खुद डॉक्टर साहब ने सीखी थी। अभी मुझे नाम उनका नहीं आ रहा है याद, पर आपने रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव में उनका वीडियो देख सकते हैं। और कुछ कलेक्शन भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट आना। तो इस तरह से बड़ी बड़ी पेंटिंगें भी बनती है हमारे यहाँ। ये साईं बाबा बीच में सेट होंगे। ये 8 फीट की पेंटिंग है। फ्रेम के बाद ये 9 फीट की हो जाएगी, 6 बाय 9 फीट। और अभी ये साईं बाबा अलग पार्ट में है, जो भी बन रहे हैं।
तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कहना बाकी रह गया है, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और मेरे जीवन यात्रा के संग आपके साथ शेयर किए, जीवन के संघर्ष के साथ हमारी दोस्ती के बारे में आपको बताया है। तो आप लोगों का क्या राय है, आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो मेरे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णवी लोक में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अपने जीवन के यात्रा के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने बचपन से जो अभी तक का सफर तय किया है। दोस्तों, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, सरसोत जो एमपी में आता है और मंदसौर ज़िले में, कचनारा के पास। मेरे मदर फादर वहाँ के हैं। मेरे दादाजी की खेती थी और उनके 2 लड़के थे, कमलदास जी रामावत और बंसीदास जी बैरागी। तो मेरे बड़े पापा जी का नाम कमलदास जी बैरागी है और मेरे पापा का नाम बंसीदास जी बैरागी है। तो स्टार्ट में जब गांव में थोड़ा सा कंजेस्टेड लगने लग गया, तो मेरे पापा ने गांव छोड़ दिया और सिलाई का काम उन्होंने स्टार्ट किया। सिलाई का काम करते हुए, जैसे कि एक रिछा में उन्होंने दुकान लगाई सिलाई की। प्रतापगढ़ उन्होंने सिलाई का सीखा। उनकी शादी जैसे मेरी मम्मी है तो प्रतापगढ़ की, और मेरे नाना जी देवगढ़, प्रतापगढ़ के देवगढ़ के रहने वाले, देवगढ़ गाँव। तो जब मम्मी पापा की शादी हुई तो जीविका की समस्या हुई, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और चित्तौड़ में दुकान लगाई, रीछा में दुकान लगाई, फिर प्रतापगढ़ में सिलाई की दुकान लगाई, फिर मंदसौर में उन्होंने सिलाई की दुकान लगाई और काफ़ी मतलब संघर्ष किया उन्होंने। जैसे दुकान कहीं भी लगाते हैं तो जमने में काफ़ी टाइम लगता है, तो कई बार बहुत हालत ख़राब रही हम लोगों की। हम 2-3 भाई बहन हैं। जो मेरी सिस्टर है बड़ी, वो उज्जैन में है आज, शकुंतला बैरागी नाम है उसका, और उसके बाद मैं हूँ, महेश वैष्णव नाम है, और मेरी छोटी सिस्टर है अंजना बैरागी। मेरी मम्मी का नाम है कैलाश देवी बैरागी। तो स्टार्ट में काफ़ी संघर्ष किया, जब से सर उठाया है, होश संभाला है, तो गरीबी का ही सामना किया है। बचपन में ही सोच लिया था कि मेरी तकदीर मुझे खुद लिखनी है। तो शुरू से ही, बचपन से ही मेरी ये आदत थी कि भाई कैसे भी खर्चा, मुझे खुद को मेरा खर्चा निकालना है। तो मैं सब पहले छोटा था तो पतंगबाजी, पतंग उड़ाना करना, दिन रात ये रहता था। तो पतंग का खर्चा कहाँ से आए, पतंग का जो डोर होता है वो कहाँ से आए। तो मैंने जो मांझा बनाते हैं उसको सीखा, जिसका जैसे मांझा सूतना बोलते हैं हम लोग, जो सरस कांच वगैरह डाल के और मांझा सूतते हैं। तो वो मैं जिसका भी मांझा सूतता था तो मेरी गट्टी भी साथ में फ्री हो जाती थी, तो चक्री में वो मांझा सूत के भर लेते थे। तो इससे मेरा डोर मिल जाता था मुझे। और फिर पतंग कैसे करें, पतंग लाना करना, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो था। एक एक पैसे का मोहताज ऐसी ज़िंदगी देखी।
तो मैं क्या करता कि पतंग घर पे बनाता, और घर पे बना के और अपने लिए तो पतंग बनाता और पतंग सेल भी करता था, जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। मेरे माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरा खर्चा उठा सके। मेरे सारे शौक मैंने खुद ने अफोर्ड किए। कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से कैसे पैसे मिल जाएंगे ये मैं देखता था। अब कई पतंग वालों से ये होलसेल में चर्चा कर रखी थी, मैं आपके पेंटिंग में मतलब आपकी पतंग मैं जैसे 25 पैसे में लेके जाऊंगा, जो जनरल लोगों को 50 पैसे मिलती है, तो 25 में लेके और 50 में लड़कों को बेचता था, मेरा खर्चा निकालता था। इसी तरह से अगर जैसे दीपावली आती तो फटाके थोड़े से लेके, और बाहर हमारे यहाँ एक फर्श लगी हुई रहती थी, हर गली के बाहर लगी हुई रहती बैठने की, तो वहाँ पे फटाके फैला के और बच्चों को बेचना और उससे अपना खर्चा निकालता था। तो मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आती है किसी से अपने खर्चे के लिए मांगना। अभाव में रहना पसंद किया मैंने, पर किसी से मांगना पसंद नहीं किया। तो मेरा सबसे पहले यही रहता था कि जो भी काम मिल जाए वो कर। तो हमारे यहाँ मेला लगता था, तो मेले में चाय की दुकान खोलना, चाय की दुकान खोल के पूर्ण, जैसे 10 दिन का पशुपतिनाथ का मेला लगता था, उसमें चाय की दुकान अपने ठेला ले लिया या प्लाट ले लिया और चाय की दुकान खोल के अपना खर्चा चलाना। और मुझे याद है कि एक बार तो मैंने चूड़ियों की दुकान भी लगाई थी। चूड़ियों की दुकान लगाना, इसके अलावा राखी की दुकान लगाई, राखी के टाइम राखी की दुकान लगाई। तो मैंने कभी काम करने में शर्म महसूस नहीं की। और उसके बाद में दूध बेचा मैंने, गली गली जाके, और दोनों बाल्टी, ठंड हो गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो रही तो रेनकोट पहन के जाना, और ठंड में भी गर्मी में भी सुबह 6 बजे उठ के, और दोनों बाल्टी में दूध की बाल्टी भरी हुई रहती थी, और लोगों के घर घर जाके तीसरी मंजिल पे भी जाना हो तो भी 2 बाल्टी, दोनों ही बाल्टी को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि एक बाल्टी को छोड़ नहीं सकते थे। तो दूध बेचा मैंने, 3 साल तक करीब मैंने दूध बेचा। और दूध बेचने के साथ मैंने टेंट हाउस में काम किया, जो हमारे यहाँ मंदसौर में सोनगरा टेंट हाउस है, उसमें काम किया। उसमें कई बार मेरा मुनीम का काम था, पर कई बार लेबर का काम भी करना पड़ता था। कई बार जैसे टेंट लगाने वाला नहीं आया तो थैले में डाल के, थैला लेके, और वहाँ पे जाके टेंट भी लगाया मैंने। वो भी कम से कम 1-1.5 साल किया मैंने। तो कहने का मतलब है कि मैंने संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी। फिर बाद में शादी हो गई, तो शादी के बाद मैंने पेंटिंग का काम किया। उससे पहले, पेंटिंग काम से पहले मैंने पुताई का काम किया, जैसे चूना सरस मिला के, और स्कूल है, हॉस्पिटल है, सर्किट हाउस है, इस तरह से वहाँ की पुताई का काम किया। उस टाइम में मेरे पास 10-12 लोग होते थे, और मात्र 15 रुपये सैलरी देनी पड़ती थी सबको। तो सब पूरी सरकारी बिल्डिंग का ठेका लगभग मैंने 1-1.5 साल तक ये काम किया पुताई का। और उसमें यह नहीं कि मैं जैसे ठेका लेके कारीगरों को छोड़ दिया या ऐसा नहीं है, मैं खुद सबसे आगे रहता था कि नहीं। और उस टाइम वो एक लकड़ी की कुची होती थी, तो उसको आगे से झगत के और धीरे से काट के, और फिर तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल निसन्या होती थी। अभी तो बहुत सारी सुविधा है, उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। तो वो डब्बा हाथ में लेके ऊपर चढ़ के और पुताई करना, और सबसे आगे मैं रहता था। और मेरा ये था कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तुमको रिक्स लग रहा है, या बहुत ऊंची जगह है, तो मैं जाऊँगा, जहाँ जान जोखिम का काम होगा वो मैं करूँगा। तो मेरी
सबसे ज़्यादा यही रहा है कि रिस्क उठाना, पैसा कमाना, पैसा मेहनत से कमाना, ईमानदारी से कमाना। और ये करते करते मैंने पेंटिंग का काम सीखा। तो आज थोड़ा सा मैं आपको मेरे जो बड़े भाई कजन ब्रदर नरेंद्र कुमार वैष्णव और दोस्त भाई से ज़्यादा दोस्त हैं, तो हम दोनों ने फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की। और हमारी दोस्ती ऐसी है कि हमने छोटी बड़ी बहनों से शादी करने का फैसला किया। मतलब एक ही घर में इनके लिए देख रहे थे। फिर पहले से तय था कि हम दोनों जैसे शादी करेंगे तो एक ही घर में करेंगे, छोटी बड़ी बहनों से करेंगे, और इसके अलावा अगर बिजनेस करेंगे तो साथ करेंगे। हम ये पेंटिंग सीखने पहले उदयपुर चले गए थे, फिर मंदसौर आए। तो जब मैं पुताई का काम कर रहा था तब हमने ये पेंटिंग का मैंने साथ में चालू किया, क्योंकि विचार जहाँ मिल जाते हैं तो साथ हो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो साथ 87 पेंटिंग का साथ बता रहा हूँ, बाकी तो हम साथ बचपन से हैं। फिर 5-6 साल मेरे से बड़े हैं, पर हम क्या है, पेंटिंग में हमेशा साथ रहे हैं। तो मैं मेरे दोस्त नरेंद्र कुमार वैष्णव से व्यूअर्स आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो आइए नरेंद्र कुमार जी, आओ इधर आओ। ये नरेंद्र कुमार जी वैष्णव है, और ये हमारा संकल्प था एक ही घर में हमको शादी करनी। हमने शादी की। अच्छा, आप लोगों को ताज्जुब हो गए, हमारे 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे, इनके भी 3 बच्चे, और ये भी ताज्जुब होगा, एक लड़का है 2 लड़के हैं, और मेरे भी एक लड़का और 2 लड़के हैं। तो हमारा जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा, ना उनको सुकून मिला आज तक, ना मुझे।